बात करेंगे यूक्रेन और रूस युद्ध की। यूक्रेन और रूस युद्ध वॉर चल रहा है और साथ ही रूस यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला कर रहा है। अब तो इस युद्ध को नाटो के 32 देश भी रोक नहीं पा रहे हैं। दरअसल अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के हथियार भी अब रूस को आगे बढ़ाने से रोक नहीं पा रहे हैं। जंग के 900 से ज्यादा दिन के बाद भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का मिशन जो प्रोक्स्टक है उस पर कब्जा करने का संघर्ष जारी है। रूस ने जंग में बढ़त हासिल कर यूक्रेन के करीब 6 बस्तियों पर कब्जा भी कर लिया है और साथ ही प्रोक्सक के करीब 16 मीटर की दूरी तक रूस पहुंच चुका है। वहीं रूसी मंत्रालय के मुताबिक रूसी सेना यूक्रेन के प्रोक्सक पर किसी भी वक्त पूरी तरह से कब्जा कर सकती है। दावों के मुताबिक रूसी सेना पिछले 3 हफ्तों से भीषण जंग में प्रोक्सक के बेहद करीब पहुंच चुकी है और रूस के हमले लगातार तेज हो रहे हैं। ये देख यूक्रेन की सेना के होश उड़ गए हैं। दरअसल रूस ने कई युद्ध की शुरुआत में विनाशकारी वेपन की भी धमकी दी थी और रूस ने न्यूक्लियर वेपन यूक्रेन बॉर्डर पर भी कई बार लगाए जा चुके हैं। जानकारी के लिए रूस के पास करीब 2000 टेक्निकल परमाणु बम है और ये हथियार कई तरह की मिसाइलों में तैयार किए जाते हैं। साथ ही बहरहाल जो है ये देखना होगा कि यहाँ पर सामने आ रहा है कि 3 अक्टूबर को डोनबास में रूस के कब्जे वाले इलाके पर यूक्रेन ने एक मिसाइल हमला किया था और इस हमले में उत्तर कोरिया की सेना के 6 अधिकारी मारे गए थे और 3 इसमें घायल हो गए थे। सूत्रों के मुताबिक उत्तर कोरिया की सेना के अधिकारियों का एक समूह इसके रूसी सहयोगियों से मिलने और उसके साथ अनुभव साझा करने के इरादे से वहां गया था। क्या इन दावों में कितनी सच्चाई है ये वक्त बताएगा। हालांकि रूस ने इस बयान पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है। इस साल 8 अक्टूबर को दक्षिणी कोरिया के रक्षा मंत्री किम योंग युक ने कहा था कि ऐसा होने की संभावना ज्यादा है कि यूक्रेन में रूस की मदद के लिए उत्तर कोरिया सैनिकों को तैनात कर सकता है। वहीं उत्तर कोरिया के सैन्य अधिकारियों की डोनबास में रूस के कब्जे वाले इलाके में हुई मौत के आरोपों पर दक्षिण कोरिया के मंत्री युन का कहना है कि उनके सच होने की संभावना बहुत ज्यादा है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने उत्तर कोरिया पर रूस सेना में अपनी सेना भेजने का आरोप लगाया था और इसी के साथ ही उन्होंने एक बार फिर एक बड़े युद्ध को रोकने के लिए अधिक समर्थन की अपील की है। ग्राफिक्स पर नजर डालिए। उन्होंने कहा कि रूस के खिलाफ युद्ध में अधिक सैन्य और वित्तीय मदद के लिए कई यूक्रेन देशों का दौरा करने के कुछ दिन बाद ये टिप्पणी सामने आई। जेलेंस्की ने अपने साझेदारों के साथ संबंधों को अधिक मजबूत करने पर जोर दिया और एक मुख्य बात जो इसे सबसे अलग बताती है वो है सैनिकों की संख्या। उत्तर कोरिया के पास यूनिवर्सल मिलिट्री सर्विसेज है जिसमें महिलाएं भी शामिल है। यहाँ के लोगों के लिए ये एक अनिवार्य सेना है। इसमें 3 से 10 साल तक की सेवा की बात कही गई है। हालांकि ये यूनिट पर निर्भर करता है। 2018 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने बताया था कि उत्तर कोरिया की सेना दुनिया में 4थी सबसे बड़ी सेना थी जिसमें करीब 12 लाख लोगों ने अपनी सेवाएं दी। उन्होंने उत्तर कोरिया की सैन्य क्षमता पर लिखे गए एक लेख में लिखा था कि फिलहाल कोरिया पीपल्स आर्मी ने 8,50,000 से ज्यादा लोग इसमें शामिल नहीं है और करीब 6.5 लाख सैनिक लड़ाकू इकाइयों में हो सकते हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया था कि उत्तर कोरिया की सेना बड़ी संख्या में आम लोगों को जुटा सकती है। उन्होंने लिखा कि लगभग 40 लाख लोग रिजर्व में हैं और संस्थानों के तौर पर कुल 62 लाख लोग जुटाए जा सकते हैं। उत्तर कोरिया में कई अर्ध सैनिक समूह भी है जिसमें तथाकथित पीपल्स आर्मी कहा जाता है और इसी के साथ ही गुबिन ने बताया है कि उत्तर कोरिया के अर्धसैनिक बलों में
पिंजट रेड गार्ड के लगभग 15 लाख लोग, यूथ रेड गार्ड के 7 लाख लोग और पब्लिक और स्टेट सिक्योरिटी के मंत्रालय के 30,000 लोग इसमें शामिल है। ऐसा लगता है कि उत्तर कोरिया जो प्रतिबंधों के अधीन है उसे बजट बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। इनके पास ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है जो सैनिक के तौर पर प्रशिक्षण ले चुके हैं। ऐसे में लोगों को अपने सहयोगों की मदद के लिए भेजने के लिए उत्तर कोरिया को कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर ये इतना साधारण भी नहीं है जितना कि लगता है।